हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, और इसमें हमने 36 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे हम 37 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विंड मूवमेंट ऑन द अर्थ आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द विंड मूवमेंट? पहला है, जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार। जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होती है वो मूव करती है, यानी फ्लो करती है, ब्लो करती है आइसोबार्स के पैरेलल। द स्पीड ऑफ विंड मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मोर व्हेन आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए आइसोबार क्या होता है। आइसो मीन्स इक्वल, बार मीन्स जहाँ का प्रेशर जो है, प्रेशर जहाँ पे इक्वल प्रेशर हो उस लाइन ज्वाइनिंग को बोलते हैं आइसोबार। ये आपको पता होगा। जियोस्ट्रॉफिक विंड हमने देख लिया। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होता है वो पैरेलल मूव करता है किसके? आइसोबार्स का। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। स्पीड ऑफ विंड मूवमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जो विंड मूवमेंट होता है वो हाई होता है कहाँ पर? ओशन पर, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो लो होता है, लेस होता है। जबकि विंड मूवमेंट जो होता है वो लो होता है कहाँ पर? लैंड्स पे, बिकॉज ऑफ द अनइवननेस ऑफ द लैंड कॉन्फिगरेशन। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। प्रेशर ग्रेडियंट इज फोर्स इज मोर व्हेन द आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर। जब आइसोबार्स जो होता है वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स होता है वो हाई होता है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। When isobars are straight and there is no friction, pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and resultant wind blow parallel to the isobar. तो resultant wind आपको पता है क्या है? जियोस्ट्रॉफिक विंड है। जियोस्ट्रॉफिक विंड है जब आइसोबार्स जो है वो स्ट्रेट हो, ठीक है, एंड देर इज नो फ्रिक्शन। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो किससे बैलेंस होता है? प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स होता है वो किससे बैलेंस होता है? कोरियलिस फोर्स से। और इसके रिजल्टेंट में एक नए विंड्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, और वो पैरेलल मूव करता है किसके? आइसोबार के। द विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड अप टू द एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। तो फ्रिक्शन कहाँ पे हमें जहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है वो सरफेस पे देखने को मिलता है, जबकि सी सरफेस पर फ्रिक्शन जो होता है मिनिमल होता है, और विंड स्पीड हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रेड विंड कन्वर्ज एट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स टू फॉर्म हाई प्रेशर एरिया। कन्वर्जेंस राइज सिंकिंग ऑफ ट्रेड विंड्स अकर इन द हेडले सेल। कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड एट द इक्वेटर कॉजेज हैवी रेनफॉल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ तक तो करेक्ट है, पर ये हाई प्रेशर जोन नहीं होता, ये लो प्रेशर जोन होता है। ट्रेड विंड, मान लीजिए ट्रेड विंड ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, तो ये कन्वर्ट होके लो प्रेशर जोन को कन्वेक्शन, लो प्रेशर कन्वेक्शन जोन को क्रिएट करता है। ठीक है, और लो प्रेशर कन्वर्जेंस जोन को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड विंड हो गया। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे कोरियलिस फोर्स की वजह से ये मुड़ जाता है, और फिर यहाँ पे सबसिडेंस होने लगता है, और सबसिडेंस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, और ये एक सेल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं हेडले सेल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है कि ये हेडले सेल का फॉर्मेशन। कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड जो होता है इक्वेटर पे वो कॉज करता है हैवी रेनफॉल को। बिल्कुल, ये हैवी रेनफॉल को कॉज करता है। तो 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, और स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। हेडले सेल्स आर द लो लैटिट्यूड ओवरटर्निंग सर्कुलेशन दैट हैव एयर राइजिंग एट द इक्वेटर। और सिंकिंग कहाँ पे होता है? सिंकिंग होता है 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल वाले जोन पे, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे,
Stellies from the either side of the equator converge the Hadley cell. कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड होता है इक्वेटर पे, एयर जो होता है लाइट होता है तो वो ऊपर राइज करना स्टार्ट करते हैं, राइज करना स्टार्ट होता है तो वो एक सेचुरेशन पॉइंट पे, तो फिर यहाँ पे होता है कंडेंसेशन के बाद फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, और फिर क्लाउड जो होता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आता है। और ट्रेड विंड कन्वर्ज एट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और फॉर्म करता है ये लो प्रेशर एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट है वेस्टर्लीज आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेगुलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्लीज कन्वर्ज एट द इक्वेटोरियल रीजन विद द ट्रेड विंड। वेस्टर्ली कॉज फ्रंटल रेन इन द मिड लेटीट्यूड रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वेस्टर्लीज, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सही है कि अभी हमने जस्ट देखा कि फ्रिक्शन जो है विंड की स्पीड को बताता है और उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो वेस्टर्लीज मोर स्ट्रॉन्गर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड जो है वो कम है, ओशन है वो ज़्यादा है, और इसीलिए विंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है वेस्टर्लीज वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो होता है वेस्टर्लीज कन्वर्ज एट द इक्वेटोरियल जोन एंड विद द ट्रेड। नहीं, ट्रेड विंड तो एक दूसरे से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होते हैं एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं और फॉर्म करते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और वेस्टर्लीज जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है इक्वेटोरियल रीजन पे। स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा रॉन्ग है। वेस्टर्लीज कॉज करता है फ्रंटल रेन को मिड लैटिट्यूड रीजन में, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है। वेस्टर्ली जो विंड होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर होती है, रेगुलर भी होती है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम लैंड इंटरफेरेंस होता है, और मिनिमम लैंड इंटरफेरेंस तो मिनिमम फ्रिक्शन भी होगा। वेस्टर्ली विंड प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल कैरिंग वार्म इक्वेटोरियल वाटर एंड विंड्स टू वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉज करते हैं रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और वेस्टर्लीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, रेनफॉल क्रिएशन में। कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में, ठीक है। वेस्टर्लीज डू नॉट कन्वर्ज एट द इक्वेटोरियल रीजन विद द ट्रेड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक सेल इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। अगर पिछला क्लास आपने देखा होगा तो मैंने ये बताया था कि कैसे कैसे सीक्वेंस में वो है। तो सबसे पहले होता है हैडले सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद होता है फेरेल सेल का फॉर्मेशन, एंड उसके बाद होता है पोलार सेल। एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है कि पोलार सेल तो कहीं ना कहीं पोलर रीजन पे ही फॉर्मेशन होगा, तो इससे भी आप पता कर सकते थे। हाँ, हेडली और फेरेल में आपको कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्टेरलीज फ्रॉम द आइदर साइड जो होते हैं, जो ट्रेड विंड होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं और कन्वर्ज होकर फॉर्म करते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ। और ये सच सर्कुलेशन जो होता है सरफेस फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा कॉल्ड कहलाता है। ये सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स का फॉर्मेशन मैंने कई बार दिखा दिया है। यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, फिर यहाँ रोटेशन की वजह से यहाँ पे सब्सिडेंस होने लगता है, फिर यहाँ पे जो विंड होती है वो सरफेस पे कन्वर्ज होने लगती है, और कन्वर्ज होती है तो ये राइज होने लगता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्या, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर जोन, और ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका फेरेल सेल। मिड लैटिट्यूड में क्या होता है, सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोलर रीजन से जो एयर आता है वो सिंक होता है फ्रॉम द पोल्स एंड राइजिंग वार्म एयर दैट, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी पोलर रीजन्स आती है, फिर ये क्या होती है, राइज होना स्टार्ट करती है, सब पोलर लो प्रेशर जोन का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये फेरेल सेल, पोलर सेल और हेडली सेल के बारे में पता चल रहा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट वेयर एज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। लैंड एंड सी ब्रीज आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी सरफेस। एक चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे कि इस कोई भी ब्रीज का नाम, कोई भी एयर मतलब
विंड्स का जो नेमिंग होता है वो उनके ओरिजिन, उनके सोर्स रीजन के ऊपर नेमिंग होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का जो सोर्स रीजन होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होता है, ठीक है। साउथ ईस्ट रीजन, वेस्टर्लीज जो वेस्ट से आती है। वैसे ही लैंड ब्रीज जो है मतलब वो लैंड से एयर ब्लो कर रहा है, सी से यानी सी से एयर ब्लो कर रहा है, इसलिए उसको सी ब्रीज कहेंगे। ये आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट वेयर सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। लैंड ब्रीज रात में होता है, लैंड से वाटर जो एयर है वो ब्लो करता है रात में। रात में क्यों ब्लो करता है आपको पता है, फिर से यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी हीट आएगी कि यहाँ पे लैंड है और मान जाइए ये आपका वाटर रीजन है। वाटर रीजन है तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है मतलब वो धीरे से मतलब टाइम लेता है, स्लोली गर्म होता है, स्लोली ठंडा होता है। जबकि जो लैंड होता है वो फास्ट वार्म होता है और फास्ट कूल होता है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है लैंड की वो कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि नाइट में क्या होता है ना कि लैंड तो ठंडा हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाई प्रेशर जोन करें। जबकि कंपेरेटिवली अगर देखा जाए इन कंपैरिजन जो आपका सी है वो वहाँ पे लो, वो वार्म है तो वहाँ पे लो प्रेशर, और इसीलिए यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और जो विंड होती है वो फ्लो करने लगती है लैंड टू सी। वो रात में होती है और सी ब्रीज जो होती है वो डे टाइम में होती है, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो वार्म हो जाता है जल्दी, जबकि जो सी होता है वो कंपेरेटिवली कूल होता है। और कूल होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और इसलिए विंड जो ब्लो करती है सी टू लैंड करती है, इसलिए ये सही है। अभी हमने देखा कि ये मिलने क्यों होता है, डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी सरफेस। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है ये सारी चीज़ें, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगा, और ये सब बहुत ईजी कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स हैं। अगर आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट बिकॉज एट नाइट वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। सी ब्रीज ड्यूरिंग डे होता है क्योंकि जो डे में होता है लैंड जो होता है वो हीट हो जाता है फास्टर देन द वाटर, और ये सब का रीज़न क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42nd नंबर क्वेश्चन है, और 42nd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कैटाबिटिक विंड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कैटाबिटिक विंड। कैटाबिटिक, इट इज अ हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। कैटाबिटिक विंड यूजुअली ब्लो ऑन द लीववर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। एक तो आपको पता होना चाहिए लीववर्ड साइड और विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड जिधर से विंड जो होती है वो आती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहाँ पे विंड ये शैडो जोन जो होता है उसको बोलते हैं लीववर्ड साइड। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कैटाबिटिक विंड होती है वो हॉट और ड्राई विंड होती है, हॉट और ड्राई। तो हॉट और ड्राई विंड जैसे ये आपका लीवर साइड है, और ये जो विंड है कैटाबिटिक वो हॉट और ड्राई है। हॉट और ड्राई है और वो कहाँ पे होते हैं, स्लोप के साइड, डाउन द स्लोप माउंटेन में वो ब्लो करती है, तो उसको बोलते हैं कैटाबिटिक विंड। यूजुअली ब्लो ऑन द लीवर साइड ऑफ द माउंटेन। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कैटाबिटिक विंड का फॉर्मेशन हॉट और ड्राइनेस की वजह से होता है, जो ब्लो होता है माउंटेन स्लोप पे ड्यू टू द ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करता है। ठीक है, और दिस विंड ब्लो एट नाइट व्हेन हाईलैंड्स रेडिएट्स हीट्स एंड आर कूल्ड। तो जो हाईलैंड्स जो होता है वो हीट को रेडिएट करते हैं और कूलिंग डाउन होता है। वार्म ड्राई कैटाबिटिक विंड अगर इन द लीववर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एंड सिचुएटेड इन द पाथ ऑफ द डिप्रेशन। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यहाँ लोकल विंड दिया हुआ है और ये कहाँ पे ब्लो करते हैं ये हमें बताना है। फॉन, चिनुक, मिस्ट्रल और लू। रॉन वैली इन फ्रांस, रॉकीज इन यूएसए एंड कनाडा, नॉर्दर्न प्लेन्स इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप। तो एक चीज़ तो आपको पता चल रहा होगा, लू को देखकर तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम नॉर्दर्न इंडिया में लू समर सीजन में सुनते ही रहते हैं, मेनली यूपी बिहार वाले रीजन में। ठीक है,
तो लू कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? लू कहीं ना कहीं आपका पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स इन एशिया। नॉर्दर्न प्लेन्स इन एशिया मतलब डी का हो जाएगा आपका 3। फॉन हमें कहाँ देखने को मिलता है? फॉन हमें देखने को मिलता है अल्प्स इन यूरोप। ध्यान रखेंगे अल्प्स जो माउंटेन है वो यूरोप में है। चिनूक हमें देखने को मिलता है आपका रॉकीज इन यूएसए एंड कनाडा। रॉकीज जो माउंटेन है यूएसए और कनाडा में, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है। और रोन वैली फ्रांस में हमें देखने को मिलता है मिस्ट्रल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फॉन जो होता है, अब हम इनका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉन जो होता है वो हॉट और ड्राई लोकल विंड्स होता है, ब्लो करता है ये लीवर्ड साइड ऑफ द अल्प्स माउंटेन। अल्प्स जो माउंटेन होता है उसके लीवर्ड साइड में हमें फॉन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हॉट और ड्राई विंड्स होता है। समझ आ रहा होगा कि ये एक टाइप का माउंटेन जो अभी हमने देखा ब्रीज, वो उस टाइप का है कहीं ना कहीं। चिनूक विंड्स आर वार्म एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द ईस्टर्न स्लोप, और ये भी कहीं ना कहीं माउंटेन ब्रिज ही है जो हमें रॉकी माउंटेन के ऊपर देखने को मिलता है यूएसए और कनाडा में, ठीक है। मिस्ट्रल जो होता है वो कोल्ड और ड्राई विंड्स होता है जो रोन वैली में पड़ता है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन स्पेन एंड फ्रांस। तो मिस्ट्रल जो होता है वो कोल्ड होता है, मिस्ट्रल कोल्ड और ड्राई विंड्स होता है। और लू तो थार डेजर्ट में इसकी ओरिजिन होती है, नॉर्थ वेस्ट टू वेस्टर्ली डायरेक्शन में ये ब्लो करता है, और मेनली ये नॉर्दर्न प्लेन्स इन एशिया में हीट क्रिएट करता है, हीट वेव क्रिएट करता है। 44th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम ब्लो इन द स्ट्रेटोस्फेयर नियर द स्ट्रेटोपॉज। Subtropical jet stream are formed by the rotation of the earth. Polar jet stream are formed by the thermal differences. Jet stream influence cyclone to formation. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड होता है। जियोस्ट्रॉफिक विंड हमने देखा जिसका फॉर्मेशन जो होता है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर बार के रिजल्टेंट में फॉर्मेशन होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड का, जो ब्लो करता है पैरेलल टू द आइसोबार, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। और ये इसका जो फॉर्मे नियर स्ट्रेटोपॉज नहीं, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के पास। स्ट्रेटोपॉज क्या होता है? स्ट्रेटोपॉज जो होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर का जो रीजन होता है वो होता है स्ट्रेटोपॉज। तो यहाँ पे ये पहला जो है वो गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो देखते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है कि सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, ये बिल्कुल सही है। पोलार जेट स्ट्रीम आर फॉर्म्ड बाय द थर्मल डिफरेंसेस, इसका फॉर्मेशन थर्मल डिफरेंसेस की वजह से होता है। और जेट स्ट्रीम जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है साइक्लोन के फॉर्मेशन को। तो 2, 3, 4 तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? बिकॉज द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज फॉर्म्ड बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से फॉर्मेशन होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है कहाँ का? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का। पोलार जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है? टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है क्लोजली रिलेटेड टू द पोलार फ्रंट और स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूस इन विंटर। पोलार जेट स्ट्रीम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और कंटिन्यूस होता है विंटर सीजन में, और इन्फ्लुएंस करता है पाथ ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के पाथ को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, और दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन बाय द टेम्परेट साइक्लोन। और जेट स्ट्रीम जो होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड होता है, ब्लो करता है हॉरिजॉन्टली थ्रू द अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। वेस्ट ईस्ट होता है, अल्टीट्यूड होती है 20,000 से 50,000 फीट तक। अब हम देखेंगे एयर मास के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, और पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जिसमें अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द एयर मास। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली बताता है एयर मास के रूप के बारे में हमें बताना है। तो एयर मास जो होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी, a large body of air having low pressure at the center, a large body of air having homogeneous physical characteristics horizontally, a large body of air having very low temperature and low density। तो यहाँ पे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होगा
एयर मास का वो होगा कि ये एक लार्ज बॉडी होता है एयर का, ठीक है, होमोजेनस होता है इसका नेचर, और फिर ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन कोल्ड एयर मास मूव्स ओवर अ वार्म एयर मास इट प्रोड्यूसेस कंडीशंस ऑफ इनस्टेबिलिटी। व्हेन वार्म एयर मास मूव ओवर अ कोल्ड एयर मास इट प्रोड्यूसेस इनस्टेबिलिटी। हमें पोलर एयर मास यूजली एक्सपीरियंस द कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि जब कोल्ड एयर मास जो होता है, जैसे कि ध्यान रखेंगे कि कोल्ड एयर मास जो है अगर मूव करता है वार्म एयर मास के ऊपर, और ये वार्म एयर, तो कोल्ड एयर मास जैसे तो ये इसको पुश करेगा। कोल्ड एयर मास जो होता है इसको पुश करता है और प्रोड्यूस करता है कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी को। और इनस्टेबिलिटी आपको पता है फॉर्मेशन करता है किसका, क्लाउड का, सॉरी क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, तो प्रोड्यूस करता है इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन को। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट, ठीक है। सेकेंड जो है व्हेन वार्म एयर मूव्स ओवर अ कोल्ड एयर मास इट प्रोड्यूसेस इनस्टेबिलिटी। नहीं, जब वार्म एयर जो आ जाता है तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी नहीं होते, वहाँ पे स्टेबल वाली कंडीशन हो जाती है। पोलर एयर मास यूजुअली एक्सपीरियंस द कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। पोलर एयर मास जो होता है वो यूजुअली एक्सपीरियंस करता है कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी को। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, 1 और 3। तो जब कोल्ड एयर मास मूव करती है ओवर वार्मर ग्राउंड तो क्या होता है, बॉटम लेयर ऑफ एयर जो होता है हीटेड होता है और प्रोड्यूस करता है इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन को। एयर राइज करता है, फॉर्म करता है क्लाउड को, रेन को और समटाइम्स थंडर स्टॉर्म को। जब पोलर एयर मास जो होता है रीच करता है रीजन ऑफ द हॉट एयर मास, तब पोलर एयर मास जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और हीटिंग फ्रॉम द बिलो एंड आफ्टर द कंडेंसेशन इट रेन्स। जबकि वार्म एयर मास जब रीच करता है कोल्ड एयर मास में तो वार्म एयर जो भी कम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और कूलिंग ऑफ द हॉट एयर फ्रॉम द बिलो। 47th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे हमें करेक्ट कोड बताना है। कन्वर्जेंस ऑफ वार्मर एंड कोल्डर एयर मास फॉर्म फ्रंट इन द मिडिल लैटिट्यूड। Warm air front and cold front do not retain mixed readily and retain their characteristics in terms of temperature and moisture। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल कन्वर्जेंस होता है वार्म एयर का जो ट्रॉपिकल रीजन से जाते हैं, कोल्डर एयर जो मास जो कि पोलर रीजन से आते हैं, और फॉर्म करते हैं ये फ्रंट्स को मिडिल लैटिट्यूड में। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप हमारे डिटेल वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। थोड़ी सी टाइम की कमी है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बीपीएससी ऑप्शनल का एग्ज़ाम, ठीक है, 6/9 बीपीएससी। वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट डू नॉट रिटेन मिक्स रेडिली एंड रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार। फ्रंट जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है एनर्जी का। मतलब क्या होगा, टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ ये होता है फ्रंट का क्रिएशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है फ्रंट का क्रिएशन। दिस मीन्स टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ एयर कम टुगेदर, दे डू नॉट रेडली मिक्स, वो रेडली मिक्स नहीं करते। रैदर ईच बॉडी ऑफ द एयर विल रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं और एक बाउंड्री को फॉर्म करते हैं उनके बीच में, एक बाउंड्री क्रिएट होती है उनके बीच में। व्हेन टू लार्जेस्ट मीट द बाउंड्री दैट सेपरेट इज कॉल्ड एज फ्रंट, और इसको बोलते हैं फ्रंट। मिडिल लैटिट्यूड में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है हॉट और कोल्ड एयर मास का। कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स इन द मिडल, और यही फाइनली किसका फॉर्मेशन करता है, टेम्परेट साइक्लोन का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साइक्लोन के बारे में। आज के लिए इतने ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।